और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के इस कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस अभियान के संयोजक श्री मानवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और आज की इस विशेष पीसी में उपस्थित सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, मित्रों, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। इन 11 वर्षों में
भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही, अब यह शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि यह विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय करते हुए आम जनमानस को साथ लेकर के चलने की आज की एक नई प्रवृत्ति ने भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। अब चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है। और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टिकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत ने 140 करोड़ भारतवासियों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। मित्रों, अब वह प्रवृत्ति नहीं जो 2014 के पहले होता था आतंकवाद के मुद्दे पर, कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है, हर हाल में हमें शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे। लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। यह भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है
और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर भी 1952 से लगातार भारत पर थोपे गए धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप भारत के संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंच प्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे। ये पंच प्रण, और आपने देखा होगा ये 11 वर्ष के कालखंड इन पंच प्रण के दायरे में उन 11 संकल्पों को जीवन का हिस्सा मानते हुए ही आगे बढ़े हैं। ये पंच प्रण, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य का पालन। 11 वर्ष के कालखंड को अगर आप देखेंगे तो सरकार ने विकसित भारत की जो आधारशिला रखी है वह इन्हीं पंच प्रण को ध्यान में रख करके ही रखी है, और इसी पर आधारित विकसित भारत का ये मॉडल जो आज भारत को अपनी विरासत के साथ भी जोड़ता है, दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करता है और एक सामरिक शक्ति के रूप में भी भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। उसने भारत के लिए जो 11 संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतवासी के लिए सुनिश्चित किए, उनमें कर्तव्य का पालन, एक समावेशी विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके किए गए कि पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो मॉडल है, ये सभी उसके हिस्से हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते, डीबीटी के माध्यम से जो कार्य पिछले 11 वर्ष के अंदर देखने को मिले हैं, स्वतंत्र भारत में 65 वर्षों में इस प्रकार का मॉडल कभी भी देखने को नहीं मिला। कानून का सम्मान, हर व्यक्ति कानून से बड़ा कोई नहीं। हमें कानून का सम्मान करना होगा क्योंकि कानून हर भारतवासी को संरक्षण देता है। वंशवाद की राजनीति का अंत, ये परिवारवाद की राजनीति, ये जातिवाद को भी बढ़ावा देती है, देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है। इतिहास की उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है जिनके कारण देश फिर से जिसके कारण देश गुलाम हुआ था। उस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया जाए। महिलाओं को नेतृत्व, नारी मातृ वंदना कार्यक्रम से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक किए गए अनेक कार्यक्रम, सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी पहली बार महिला भी वहां पर भर्ती हो सकती है और वह भी सेना में उच्च सैन्य अधिकारी के पद पर जा सकती, कमीशन अफसर के रूप में जा सकती है। यह पहली बार हुआ है। संविधान का सम्मान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का हर हाल में सम्मान होगा, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को
संविधान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर 2015 से स्थिति को आयोजन करने की कार्रवाई ये पहली बार हुआ। आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको इस संविधान प्रदत्त सुविधा का अधिकार मिलना ही चाहिए। हर हाल में यह अधिकार उनको मिले, इसके लिए उनकी सुरक्षा, राज्यों में बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके उनके समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयास, ये 11 संकल्प हैं जिसे ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। मित्रों, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हम अगर चर्चा करते हैं, याद करिए 2014 के पहले का भारत अस्थिर अर्थव्यवस्था थी, लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा भारत में। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत से ऊपर। अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी, और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर दीजिए, इसके दायरे को अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। भारत का निर्यात कई गुना बढ़ा है और यह एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने, आगे बढ़ाने की। और याद करना कि 2000 जिस भारत की विकास की दर जिस स्पीड से दुनिया के अंदर बढ़ रही है, 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2027 का एक टारगेट भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने, भारत के नागरिकों के सामने पहले ही प्रस्तुत कर दी है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, यह इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का बाहरी ढांचा होता है, उसकी रीढ़ होती है, और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था पर एक ध्यान केंद्रित किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस समय उन्होंने लागू की थी, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हाईवे के लिए लागू की थी। उसके उपरांत अगले 10 वर्ष तक फिर ये योजना ठप सी पड़ गई। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान इनकी हाईवे की स्पीड 11 किलोमीटर प्रतिदिन थी,
और आज ये उससे 3 गुने से अधिक यानी लगभग 35 किलोमीटर प्रतिदिन है। 35 किलोमीटर हाईवे पर डे बनने की स्पीड आज नए भारत की है। आज हमारी 99% ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें यानी हमारे गांव आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कनेक्टेड हो चुकी हैं और इस दौरान देश के अंदर 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी पिछले 11 वर्ष के अंदर हुई है। और इसी प्रकार से देश के अंदर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी कार्य हुआ, जिसमें 3,600 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रारंभ हुई है, जो दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। इन 11 वर्षों में लगभग 55,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आज भारत की जो प्रतिदिन स्पीड है, हाईवे की स्पीड है, जो आज हाईवे हमारे बन पा रहे हैं, ये 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आज बन रहे हैं, जबकि यह 2014 तक मात्र 11 किलोमीटर पर डे की थी। मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम मेट्रो, 2014 में देश के अंदर 5 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा था। उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी उसमें नहीं था। और आज देश के अंदर 23 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है। यूपी के 6 सिटी ऐसी हैं जहां मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन आज के दिन पर हो रहा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त तो नई ट्रेन नमो भारत एक्सप्रेस के रूप में, अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में और वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में आज हम सबको देखने को मिल रही है। एयर कनेक्टिविटी 1947 से लेकर के 2014 तक भारत के अंदर केवल 74 हाईवे बन पाए थे, 74 हाईवे बन पाए थे और आज इनकी संख्या बढ़कर के 160 हुई है। 160 एयरपोर्ट आज के दिन पर भारत के अंदर बन गए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह संख्या अगर 2017 में केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह और 2 आंशिक रूप से सक्रिय थे, तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट पूरी तरह सक्रिय हैं और कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत शीघ्र जेवर में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में सामने आ रहा है। अन्नदाता किसान देश के अंदर राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा 2014 में ही बन पाया था। सॉइल हेल्थ कार्ड हो, कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये वे योजनाएं एमएसपी की लागत का 1.5 गुना दाम की गारंटी हो, ये सभी पिछले 11 वर्ष की वे उपलब्धियां हैं, जिसमें देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गारंटी, जिसके तहत अब तक 3,68,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000
करोड़ रुपए की राशि सीधे इन अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों की मुआवजा का मिला है। ये गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। और यही नहीं, देश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 112 सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट हुई हैं, जिसके माध्यम से देश के अंदर 48 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सीड से सॉइल, हेल्थ एंड इंश्योरेंस तक, इरिगेशन, एमएसपी से मार्केट तक की एक व्यापक अप्रोच अन्नदाता किसानों को देखने को मिली है। और इसका परिणाम था कि अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। इनाम जैसी एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जो राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता के माध्यम से अन्नदाता किसानों को मार्केट में अच्छा दाम मिले, इसकी एक व्यवस्था हुई है। और इसके माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, एफपीओज का गठन हो, मंडियों के नवीनीकरण की कार्रवाई हो, या गन्ना किसानों को समय से उनका गन्ना मूल्य का भुगतान। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद हो रही थी। बंद चीनी मिलों को औने पौने दाम पर जो कोऑपरेटिव की थी उनको बेचने की कार्रवाई तत्कालीन सरकारें करती थी। 1996 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का जितना भुगतान 22 वर्षों में हुआ था, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए, उन गन्ना किसानों के लिए 71,000 करोड़ रुपए उससे अतिरिक्त भुगतान हुआ है। यानी अब तक 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान उन 46 लाख गन्ना किसानों को किया गया है, जो गन्ने की फसल के माध्यम से, अपनी कैश क्रॉप के माध्यम से, एकमात्र कैश क्रॉप के माध्यम से वे आमदनी कमाते थे, अपने जीवन में खुशहाली लाते थे। यह डबल इंजन सरकार की वह गारंटी है जो प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। पहली बार गरीब को शासन की योजना का लाभ का हिस्सा बन पाया है। अब चेहरा देख करके नहीं, योजनाएं किसी तुष्टीकरण का शिकार नहीं होती, बल्कि योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उसकी संतुष्टिकरण का आधार देने वाली होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 81 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति माह 5 किलो राशन की सुविधा प्राप्त करते हैं। तो प्रदेश में 15 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित है। हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के अंदर 15 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से, 15 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 65 लाख परिवार इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 लाख परिवारों को देश के अंदर आवास की सुविधा मिली है। तो उत्तर प्रदेश में यह संख्या 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है। और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से ग्रीन ईंधन एंड क्लीन ईंधन की सुविधा मिले, यह सपना साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जिसमें देश के अंदर
10 करोड़ 33 लाख परिवारों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश के अंदर पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई कार्यक्रम चला है। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को 52,50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन उपलब्ध हुआ है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से भी देश में 59 लाख श्रमिक इससे लाभान्वित हुए हैं। अटल पेंशन योजना 7 करोड़ 65 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 56 करोड़ बैंक खाते खोले गए और इन बैंक खातों में 2,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन गरीबों ने अपनी जमा भी की है। उन लोगों की जमा भी हुई है या सरकार के द्वारा जो अनुदान भेजा गया है, जो सब्सिडी भेजी गई होगी डीबीटी के माध्यम से उन अकाउंट में उन लोगों तक सीधे सीधे पहुंचने का काम हुआ है। और इन सभी योजनाओं की जो परिणति है वह है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक नया मध्यम वर्ग के रूप में उभरा है और भारत एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए, मैंने पहले इस बारे में कहा था, एक व्यापक परिवर्तन हमें इस क्षेत्र में देखने को मिला है और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त उपस्थिति आज हम सबको देखने को मिली है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृ वंदना का कार्यक्रम, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति का कार्यक्रम हो या फिर विधायिका में यानी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए किए जाने वाले प्रयास, ये सभी वे प्रयास हैं जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर देश के अंदर आगे बढ़ा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं 90 लाख से अधिक समूह के माध्यम से आज इस योजना के माध्यम से जुड़ करके कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से देश में 3 करोड़ 98 लाख गर्भवती और धात्री महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अनुसार जो सेक्स रेशियो देश का था उसको भी बेहतर बनाने में काफी इसके माध्यम से उसमें काफी मदद उसके माध्यम से मदद मिली है। दुनिया जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी से पस्त था, तब भारत बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ साथ अपने बेहतर भविष्य के लिए, विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा था। याद करिए 3 दशक से लंबित थी ये योजना और 3 दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 में लागू किया। आज परिणाम है
कि बेसिक एजुकेशन में पीएम श्री स्कूल के माध्यम से 14,500 से अधिक स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आच्छादित किया जा रहा है। देश के अंदर इस दौरान आईआईटी, आईआईएम ये बने हैं, जिनमें 14 के बाद 8 नए आईआईटी, 7 नए आईआईएम का निर्माण हुआ। देश के अंदर पीएसयूज के माध्यम से जो रोजगार दिए गए 8,60,000 से अधिक भर्तियां देश के अंदर हुई हैं और 490 से अधिक केंद्रीय यानी नए विश्वविद्यालयों का निर्माण भी देश के अंदर हुआ है। स्वस्थ भारत एक समर्थ भारत का आधार बनेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। और आज याद करिए, पिछली सरकारों में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया था, सरदार अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी के कालखंड में एम्स की संख्या हुई है 23। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में। देश के अंदर 2014 तक केवल 380 मेडिकल कॉलेज थे। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं और देश के अंदर 2045 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में मेडिकल की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स 2014 तक केवल 51,348 सीट्स थी। आज ये संख्या बढ़कर के 1,18,000 हुई है और पीजी की सीट 2014 में 13,246 थी। आज ये संख्या बढ़कर के 74,000 इसके बाद नई जुड़ी हैं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर पहली बार देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक, यानी देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं और जिसमें आज भी 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या भी देश के अंदर 1,76,000 से अधिक हुई है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती औषधि लोगों को प्राप्त हो, 16,000 से अधिक ऐसे जन औषधि केंद्र जिनके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के 38,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और ई संजीवनी के माध्यम से भी देश भर में 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन की सुविधा आम जनमानस को देने की कार्रवाई हुई है। यानी समर्थ भारत के लिए भी 65 वर्षों में स्वस्थ बनाने के लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए थे, उससे कई गुना पिछले 11 वर्ष के अंदर हम सबको देश के अंदर देखने को मिला है। आस्था और अर्थव्यवस्था का बेहतर समन्वय हो सकता है। विरासत भी विकास का माध्यम बन सकती है। ये हम सब ने महाकुंभ के माध्यम से देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आपने उसको महसूस किया होगा। कैसे उसके माध्यम से हमने एक नए भारत का दर्शन किया। आस्था के माध्यम से आर्थिकी के 5 नए कॉरिडोर यूपी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए और उनके माध्यम से उन क्षेत्रों में रोजगार और अर्थव्यवस्था को जो बल मिला है, आज हमें यह विरासत और आर्थिकी का बेहतर समन्वय हम सबको देखने को मिलता है। एक नई काशी के रूप में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आज काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद श्रद्धालु और पर्यटकों की आई भीड़ और वहां की अर्थव्यवस्था में आए युगांतरकारी परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम
महाकुंभ की सफलता के रूप में हम सब देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम काशी के साथ साथ आसपास के जनपदों की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति दे रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, अयोध्या को एक नई विकसित नगरी के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित होना और इसके माध्यम से रोजगार और अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलना। इसी प्रकार से विंध्यवासिनी धाम हो, नेमिष धाम हो, सुख तीर्थ हो, मथुरा वृंदावन, चित्रकूट या अन्य सभी पवित्र स्थलों के विकास के साथ साथ देश के अंदर महाकाल का महालोक हो, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जैसे पवित्र धामों के सुंदरीकरण और वहां पर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की कार्रवाई हो, ये सभी हम सब ने देखे ही हैं और इन पर निरंतर कार्य हो रहा है। पहली बार आजाद भारत में कार्य हुआ है। सोमनाथ के मंदिर का नया स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का मूर्त रूप है। तो देश के अंदर पहली बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर तट पर, नर्मदा जी के तट पर स्थापित होना, यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों की स्थापना का कार्य, उत्तर प्रदेश के अंदर संत रविदास जी की जन्मभूमि चीर गोवर्धन का विकास, या फिर भगवान राम को हम तक पहुंचा, हम सभी आम जनमानस की मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करने वाले महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली लालापुर को के विकास का कार्य हो, ये सभी हम सबको आज वहां पर देखने को, ये सभी कार्य हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर अगर हम देखें तो चाहे वह प्रधानमंत्री संग्रहालय के माध्यम से देश के पूर्व सभी प्रधानमंत्रियों के देश के लिए जीवन और उनके योगदान की निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करने का कार्य हो, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य इंडिया गेट के पास उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के माध्यम से, या जलियांवाला बाग परिसर के पुनरुद्धार के कार्य हो, ये सभी इस बात का उल्लेख करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत को विकास के साथ जोड़ने का जो कार्य किया वह हम सबके सामने है। 15 नवंबर की तिथि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाए, इसके लिए उनके जनजातीय विरासत को हम संरक्षित करने का कार्य म्यूजियम के माध्यम से भी प्रस्तुत करें। लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का कार्यक्रम पूरे भारत अखिल भारतीय स्तर पर लोक माता की दूरदर्शिता के अनुरूप हम लोग आयोजित करें। ये कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ हुए हैं, ये सभी आज उन कार्यक्रमों को जोड़ने के कार्यक्रम हैं ही। साथ साथ काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम दो सभ्यता और दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ करके राष्ट्रीय एकता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। मित्रों, 11 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम, हमने इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ हम आज महसूस करते हैं कि 11 वर्ष का एक कार्यक्रम हम सबके लिए तकनीक से, मोदी जी का जो स्पष्ट कहना था कि जहां तकनीक है वहीं तरक्की है, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने इसको महत्व दिया है। जहां भाजपा की सरकार है वहीं गरीब कल्याण भी है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, मोदी जी का स्पष्ट कहना है और उन चीजों को हमने वहां देखा है। शासन अब केवल हम शासन में बैठे इस आधार पर हम केवल अपना अधिकार जताएं नहीं, शासन सेवा का माध्यम बनेगा। सरकार
आम जनमानस के साथ सहभागी बनेगी और सुशासन अब संस्कृति के रूप में हमें देखने को मिल रही है। 11 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन काल को हमने इन रूपों में देखा है। 11 वर्ष का यह कार्यकाल सेवा को संकल्प के रूप में, सुशासन को संस्कृति के रूप में और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही है नया भारत और यही है विश्व का नए भारत पर विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी जी का 11 वर्ष का यह कालखंड, ये कार्यकाल नए भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के स्वर्णिम कालखंड के रूप में प्रस्तुत करता है। इस स्वर्णिम कालखंड के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।